गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 में एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी, जिसमें अपन ने एल्कोहलों की सोडियम धातु के साथ एसिटिलीकरण, एस्टरीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण आदि अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया था। इसके बाद जो एल्कोहलों की जो अभिक्रियाएं हैं अमोनिया के साथ, HI के साथ और क्षारीय क्लोरीन के साथ या क्षारीय आयोडीन के साथ, जिसे अपन हेलोफार्म अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। नंबर 1, एल्कोहलों की अमोनिया के साथ। तो एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ शुष्क मतलब होता है ड्राई, सूखा हुआ, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है। तो ये देखो, ये एल्कोहल का सूत्र है और ये अमोनिया का सूत्र है। NH3 को मैंने कैसे लिख दिया, HNH2। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और RNH2 बन जाएगा, RNH2। ठीक है, और H2 बाहर निकल गया। क्या बन गया RNH2 का मतलब 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। दूसरी अभिक्रिया अपनी जो आती है रेड फास्फोरस और HI के साथ। HI, रेड फास्फोरस और HI के साथ जो अभिक्रिया है, ध्यान रखना, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो और या फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना हो, इनमें से कोई भी हो, अगर इनकी अभिक्रिया अपन HI के साथ कराते हैं तो ध्यान रखना एल्केन बनेगी। क्या बनेगी, एल्केन। RR या RH। एल्केन का सामान्य सूत्र RR लिख दो चाहे RH लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ देखो, अगर एल्कोहल में एक कार्बन है तो एक कार्बन वाली एल्केन मेथेन बनेगी। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन में तो कम से कम कितने कार्बन होते हैं, 3। ये ध्यान रखना, कीटोन का जो प्रथम सदस्य होता है उसमें कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। वरना अन्य सदस्यों में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 प्रथम सदस्य में, द्वितीय वाले सदस्य में 2, तृतीय सदस्य में 3। एल्कोहल में, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में यदि एक एक कार्बन है तो एक एक कार्बन वाली एल्केन बनेगी। 2 कार्बन है तो 2, 3 है तो 3। और इसी प्रकार कीटोन में 3 है तो न्यूनतम 3 कार्बन वाली, 4 है तो 4 कार्बन वाली। तो देखिए, जैसे अपन एल्कोहल की अभिक्रिया अगर अपन रेड फास्फोरस और HI के साथ कराते हैं तो एल्कोहल में जैसे माना मैंने C2H5OH एथेनॉल ले लिया, अपन ने क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया प्लस HI। इसके साथ यदि अपन अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, इस OH को हटा दो और यहाँ पर क्या जोड़ देना, OH को हटा दो और क्या जोड़ देना, यहाँ पर H जोड़ देना। क्या जोड़ देना, H। तो ये अपन ने क्या जोड़ दिया, H। क्या जोड़ दिया अपन ने, H। ठीक है, या फिर अपन को ऐसे याद रखना जैसे अपन ने यहाँ पर बताया था कि अगर एल्कोहल में एक कार्बन है तो एक कार्बन वाली 2 कार्बन, मतलब इनमें चारों में ही अगर एक कार्बन है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब यहाँ पर देख लो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, C2H6। अब C2H6 देखो, ये RH के रूप में लिखा हुआ है, C2H5 और H, और RR में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक ही बात है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन, क्या बोलते हैं इसे, इथेन बोलते हैं, इथेन, ETHANE, इथेन। अब आप देखो, बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। क्या बाहर निकल जाएगा, इसमें H2O बाहर निकल जाता है और I2 बाहर निकल जाता है। बैलेंस करना चाहो तो आप देख लो, यहाँ पर कार्बन 2 थे तो अपन ने 2 कार्बन वाली बना दी। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 H2O। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन है 5 और 1 6। यहाँ देखो कितने हैं, 6 और कितने हैं, 2, 8। तो 6 तो इसमें है, 2 कम है तो यहाँ 2 लगा दो, हो गए पूरे 8। अब I के कितने बचे, 2, I के बचा 2। ये पूरा बैलेंस है।
ठीक है, तो याद रखना CH3COOH हुआ तो CH3COOH में कितने कार्बन होते हैं? 2, तो C2H6 बनेगी। CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड हुआ तो कितने कार्बन है? 3, तो CH3CH2CH3 बनेगी। अगर माना C6H12O6 ग्लूकोज हुआ, C6H12O6 ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकोज ध्यान रखना ग्लूकोज में 5 तो OH समूह होते हैं, OH मतलब एल्कोहल समूह, और एक एल्डिहाइड समूह होता है। तो ग्लूकोज में 5 OH और एक एल्डिहाइड समूह होता है। तो आप सोचिए OH भी एल्केन बनाता है और एल्कोहल ये एल्डिहाइड भी एल्केन बनाता है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाली एल्केन बन जाएगी, CH3 CH2 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 CH3 N हेक्सेन बन जाएगी। तो चाहे वो ग्लूकोज ही क्यों न हो, चाहे अपन ने CH3CO CH3 एसीटोन ले लिया तो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगी। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो N ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो N पेंटेन और 6 कार्बन है तो N हेक्सेन बन जाएगी, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो। क्योंकि फ्रक्टोज में भी 5 OH समूह होते हैं और एक कीटोन समूह होता है। तो OH वाला भी एल्केन और कीटोन वाला भी एल्केन बनाता है। इसलिए याद रखना ये चारों ग्रुप जिसके भीतर भी है वो सब HI से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो तुम्हें याद रखना जहाँ भी रेड फास्फोरस और HI दिखाई दे, रेड फास्फोरस और HI दिखाई दे, वहाँ आँख बंद करके ज़्यादातर एल्केन ही बनेगा। बस साइड में देख लेना उनमें से कोई अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होना चाहिए। तीसरी आता है अपना, तीसरा नंबर आता है अब क्षारीय क्लोरीन के साथ। तो Cl2 प्लस NaOH या Cl2 की जगह आ जाए Br2 प्लस NaOH या I2 प्लस NaOH, कोई सा भी आ जाए, ये हेलोफार्म अभिक्रिया को दर्शाएगा। हेलोफार्म अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया को दर्शाएगा। तो ये देखो, ये इसमें हेलोफार्म अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि इसमें क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म मतलब हेलोफार्म बनते हैं। जैसे क्षारीय क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोफार्म बनेगा, क्षारीय ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमोफार्म बनेगा। NaOH की जगह KOH भी आ सकता है, ठीक है ना, क्षार है, NaOH ले लो या KOH ले लो, जितनी भी अभिक्रिया उनमें NaOH और KOH की समान अभिक्रिया होती है। क्षारीय ब्रोमीन Br2 प्लस NaOH या KOH लेंगे तो ब्रोमोफार्म बनेगा और आयोडीन प्लस NaOH लेंगे तो आयोडोफार्म बनेगा। अब ये कैसे बनेगा वो देखिए आप। अब अपन ये भी बता देते हैं कि जो हेलोफार्म अभिक्रिया है वो कौन देता है। हेलोफार्म अभिक्रिया जो देते हैं वो एल्कोहल भी देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। तो मैं इधर साइड में आपको बता देता हूँ हेलोफार्म अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? हेलोफार्म अभिक्रिया है। ये हेलोफार्म अभिक्रिया वो एल्कोहल देंगे जिसमें RCH सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है। ये वाला कार्बन कौन सा है? एल्फा कार्बन है। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन है। R की जगह मैं CH3 लिख रहा हूँ। CH3CHOH समूह उपस्थित होता है। बे एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। तो ध्यान रखना CH3CH समूह उपस्थित होना ही चाहिए। अगर CH3CH समूह उपस्थित नहीं है तो वे हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे अपन CH3OH मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2, और 2 कार्बन में दूसरा कार्बन CH3 होना ही चाहिए। यहाँ पर तुम कुछ भी लटका दो, यहाँ अगर आपन ने H लगाया तो सूत्र बन जाएगा CH3CH2OH। यहाँ पर H की जगह अगर अपन ने CH3 लगाया तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, C2H5 लगाया तो एस ब्यूटिल एल्कोहल। तो देखिए इधर, तो ये जो एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। चाहे अपन एग्जाम्पल लिख के देख सकते हैं, जैसे अपन ने CH3CHOH
ये वाला कार्बन, ये तो सेम स्ट्रक्चर है। अगर माना अपन ने यहाँ H लगा दिया तो ये भी हेलो फार्म अभिक्रिया देगा, CH3CHOH, ये अल्फा कार्बन है। या अपन ने CH3 लगा दिया तब भी ये हेलो फार्म अभिक्रिया देगा। तो यहाँ मैं Z लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, Z। तो Z बराबर H हो सकता है, Z बराबर CH3 हो सकता है, Z बराबर C2H5 हो सकता है, Z बराबर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आइसोप्रोपिल ही क्यों न हो। तो यहाँ पर अपन कुछ भी ले सकते इस Z के स्थान पर, लेकिन याद ये रखना है कि ये समूह होना ही चाहिए, ये समूह होना ही चाहिए, ये समूह होना ही चाहिए, CH3CHOH। अब देखो अभिक्रिया कैसे होती हैं, मैं एक अभिक्रिया बताऊंगा, क्लोरोफार्म की देख लो, चाहे ब्रोमोफार्म की या आयोडोफार्म की। इन तीनों में से एक अभिक्रिया मैं बता रहा हूँ, दो अभिक्रिया आपको निकालनी है। मैं जहाँ Cl2 लिखूँगा वहाँ आपको Br2 और I2 लिखना है, ठीक है। तो तीनों में से मैं क्लोरीन वाली बता देता हूँ, बाकी में आपको दो आपको लिखनी है। Cl2 के स्थान पर Br2 लिखना है और Br2 के स्थान पर I2 लिखना है। तो देखिए मैं वही एल्कोहल ले रहा हूँ, CH3CHOH, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, और मैं यहाँ ले रहा हूँ H। क्या ले रहा हूँ मैं, H। सबसे पहले मैंने H ले लिया, Z बराबर क्या ले लिया मैंने, H। आपको Cl2 के स्थान पर दो अभिक्रियाओं में एक बार Br2 एक बार I2 लिखना है, तो दो अभिक्रिया हो जाएगी। फिर आपको Cl2 से स्टार्ट करके वही H की जगह क्या लेना है, आपको CH3 लेना है। फिर तो तीन अभिक्रिया हो जाएगी, तीनों की लिखोगे CH3 मानकर, फिर आप C2H5 मानकर लिखना, तो फिर तीन और अभिक्रिया हो जाएगी। तो 6 और 2 8 अभिक्रिया इससे आपको बनाकर देखना है, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा कि हेलो फार्म कैसे बना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये हेलो फार्म कैसे बना। जैसे अपन ने इसकी अभिक्रिया सबसे पहले अपन क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं, क्लोरीन से जब अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक H यहाँ से निकल जाता है और एक H यहाँ से निकल जाता है। मतलब टोटली बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में अपन ने देखा कि अल्फा कार्बन से क्या निकल जाता है, H निकलता है, और एक H कहाँ से निकल जाता है, OH से निकलता है। बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में भी ऐसा हुआ और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी ऐसा ही हुआ। दोनों में सेम था, लेकिन ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन मिलती थी, इसलिए हाइड्रोजन O से क्रिया करके H2O बनाता था। सेम डिटो वही अभिक्रिया बी हाइड्रोजनीकरण की, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो बोलो क्या बाहर निकला, H2। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में H2 को ऑक्सीजन मिला तो H2O बन गया, और इस अभिक्रिया में H2 को कौन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2 + Cl2 2HCl। ब्रोमीन लिखोगे तो 2HBr बाहर निकल जाएगा, आयोडीन लोगे तो 2HI बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl2 से जब अभिक्रिया होगी तो 2HCl बाहर निकल जाएगा, और देखो यहाँ क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बना, और बाहर निकल गया 2HCl, और बाहर निकल गया 2HCl। तो देखो बीच में कौन बना, एल्डिहाइड बना, एसिटेल्डिहाइड। तो मैंने बताया था कि हेलो फार्म अभिक्रिया एल्कोहल भी देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। कैसे पहचानेंगे, अगर मैं यहाँ H की जगह क्या लेता, CH3, तो यहाँ पर भी H की जगह क्या आता, CH3 आता, तो सूत्र बन जाता CH3CO CH3 कीटोन, एसीटोन। तो ध्यान रखना एल्कोहल से ही एल्डिहाइड बनता है और एल्डिया कीटोन बनता है। तो देखो आप, मतलब टोटली देखा जाए तो अभिक्रिया एल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। क्यों, क्योंकि एल्कोहल से अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं तो एल्कोहलों को सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन में बदलना होता है। तो ये जो मुख्य अभिक्रिया हुई वो हुई कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हुई। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों की, क्योंकि तुम एल्कोहल लोगे तब भी पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। और इसलिए मैंने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए।
अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बोलो क्या H2 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जब H2 बाहर नहीं निकलेगा तो HCl भी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो विहाइड्रोजनीकरण में भी कम से कम अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए और ऑक्सीकरण में भी कम से कम वहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और हेलोफार्म में भी कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये तो हो गई एल्कोहल की बात। अब बारी आती है भैया, ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया एल्कोहल। अब एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड या कीटोन में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली चीज़ देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये समूह उपस्थित होना चाहिए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में ये ग्रुप होना चाहिए। अब बताओ यहाँ भी मैं Z मान लूँ, क्या मान लूँ? Z। अब Z के स्थान पर तुमने क्या लिया? H, तो सूत्र बन जाएगा ये एल्डिहाइड का, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड का। और Z के स्थान पे तुमने CH3 C2H5 या कोई भी एल्किल समूह लिया तो ये कीटोन बन जाएगा RCOR, कीटोन बन जाएगा। तो एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड अपन को कौन हेलोफार्म अभिक्रिया देगा? एसीटेल्डिहाइड अभिक्रिया, एसीटेल्डिहाइड ही अभिक्रिया देगा। तो ये याद रखना CH3CO समूह होना ही चाहिए। तो एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड? एसीटेल्डिहाइड हेलोफार्म अभिक्रिया देगा। अब देखो वापस, ये जो एल्डिहाइड बना ये वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा? एल्फा। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो एल्फा कार्बन है, क्योंकि क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन या वह कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो वो कार्बन एल्फा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन है 3। तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो उसमें 3 एल्फा हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। एल्कोहलों में 1 और एल्डिहाइड और कीटोन में 3 एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो हेलोफार्म अभिक्रिया देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसमें है, और क्यों होने चाहिए? एल्कोहल में 1 एल्फा हाइड्रोजन है, वो इसलिए कि वो Cl2 से क्रिया कर ले। इसमें 3 है तो ये देखो भैया ये फिर Cl2 से अभिक्रिया कर लेगा, तो यहाँ 3 एल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 लगा दो, तो बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? 3HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा भैया जो हाइड्रोजन आ रहे थे ये वाले, यहाँ पर Cl3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl3 आ जाएगा। तीनों हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकल गए? मैं लिख देता हूँ -3HCl बाहर निकल गया, माइनस लगा के लिख दो। ये 2HCl लिखो तो मैं यहाँ पर -2HCl लिख सकता हूँ, तीर के नीचे लिखेंगे तो माइनस लगाकर। तो देखो 2 अणु HCl के यहाँ निकल गए और 3 यहाँ निकल गए और बन गया CCl3CHO। इसे क्लोरल बोलते हैं, इसका नाम होता है क्लोरल। और ये अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, CH3CHO को एसीटेल्डिहाइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन हटकर Cl आया तो ट्राई क्लोरो एसीटेल्डिहाइड भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि एसीटेल्डिहाइड का व्युत्पन्न है। उस व्युत्पन्न का मतलब है कि जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन हट जाए और हाइड्रोजन के स्थान पर कोई दूसरे परमाणु या समूह आ जाए तो वे उसके व्युत्पन्न कहलाते। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन हटे हैं और Cl आए हैं, इसलिए ये जो यौगिक बना है वो एसीटेल्डिहाइड का व्युत्पन्न है, इसलिए इसका नाम ट्राईक्लोरो एसीटेल्डिहाइड भी है। अब अपन क्या करेंगे? सामान्य नाम तो मैं लिख ही देता हूँ, इसका नाम होता है क्लोरल, क्लोरल। अब ये क्या करेगा? NaOH से क्रिया करेगा, NaOH से क्रिया करेगा। तो देखो भैया NaOH से जब क्रिया करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और NaOH से क्रिया करेगा तो ये देखो ये NaOH है तो इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर प्लस है, इधर से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ध्यान रखना CHO के ऊपर प्लस होता है, कौन सा आवेश होता है? प्लस, और CCl3 के ऊपर माइनस। तो यहाँ देखो भैया ये जो धन सिरा H है वो CCl3 से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CHCl3 और क्या बाहर निकल जाएगा? देखो इधर
ये प्लस है, ये माइनस से जुड़ जाएगा तो क्या है HCOONA, HCOONA, ये बाहर निकल जाएगा HCOONA, सोडियम फार्मेट। इसका नाम है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, और इसका नाम है क्लोरोफार्म। सुंघा दिया जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है, और थोड़ा तेज सुंघा दे तो इंसान का क्लिनिकल क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात है क्लोरोफार्म। इसे रंगीन बोतलों में भरा जाता है, वो इसलिए भरा जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश और वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जीन गैस बना लेता है, जो विषैली गैस होती है। रंगीन बोतलों में इसीलिए भरा जाता है कि जो रंगीन बोतल है वो प्रकाश और क्लोरोफार्म के बीच अवरोधक का कार्य करती है। दूसरी बात, इसे अंधेरे में भी रखा जाता है ताकि इसे प्रकाश ना मिले, अंधेरे में रखा जाता है। दूसरी बात, इसमें 1% एथेनॉल भी मिलाकर रखा जाता है। वो इसलिए कि अपन कितनी ही सावधानी बरत लो, ये तो है नहीं कि कमरे में अंधेरा बंद करके इसको रखेंगे, थोड़ा बहुत प्रकाश तो मिल ही जाता है। थोड़ी बहुत यदि फास्जीन गैस बन भी जाए तो वो 1% जो एथेनॉल मिलाया है इसमें एथिल एल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट विषैला यौगिक बना लेती है। ठीक है, पहले इसे ऑपरेशन थिएटरों में बेहोश करने में काम में लिया जाता था, लेकिन कई केसेजों में पाया कि जब इंसान को बेहोश किया गया तो वो उठाई नहीं, इसलिए अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है हेलोफार्म अभिक्रिया। तो आप सोचो, मैंने Z बराबर H लिया तो मैंने यहाँ सब जगह H लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा H। CH3 लोगे तो याद रखना इस H की जगह चेंज कर देना, CH3 आ जाएगा। CH3 लगोगे तो CH3COONA बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। तो ये रहा क्लोरोफार्म। ब्रोमीन से कराओगे तो जहाँ जहाँ Cl2 लिखा वहाँ वहाँ Br2 लिख देना, ब्रोमोफार्म बन जाएगा। I2 से कराओगे तो I लिख देना, CHI3 आयोडोफार्म बन जाएगा। ये अभिक्रिया है हेलोफार्म अभिक्रिया। इसी के साथ में एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो ख़त्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हाँ, तो आप देखिए एल्कोहलों में अंतर करने की विधियाँ, एल्कोहलों में अंतर करने की विधियाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने की विधियाँ। तो देखो इन तीनों में एल्कोहल में जो अंतर किया जाता है वो 5 विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से? 5, जिनमें से मैं 3 आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 जो है वो है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ये पहली विधि है विहाइड्रोजनीकरण, जिसके द्वारा अपन एल्कोहलों में अंतर कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है भैया ऑक्सीकरण, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी। ऑक्सीकरण विधि के द्वारा भी अपन एल्कोहलों में अंतर कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है वो है भैया एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण विधि के द्वारा भी अपन एल्कोहलों में अंतर कर सकते हैं। चौथी जो विधि है वो है भैया, चौथी जो विधि है वो है ल्यूकास अपरीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट लिख सकते हैं या ल्यूकास परीक्षण विधि लिख सकते हैं। इसके द्वारा भी अपन एल्कोहलों में अंतर कर सकते हैं। और जो 5वीं विधि है जिसमें विहाइड्रोजनीकरण और 5वें नंबर की जो विधि है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि ये सबसे ज़्यादा पूछी गई है, विक्टर मेयर विधि और विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में सवाल आता है क्या होता है जब आइसोब्यूटिल एल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है। आइसोब्यूटिल एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल या एथेनॉल की बाष्प को प्रवाहित करते हैं ना, बाष्प अवस्था में। तो देखिए भैया
बी हाइड्रोजनीकरण में अपन ने बता दिया, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री एल्कोहल हो, जब तीनों डिग्री एल्कोहलों की वाष्प को तप्त कॉपर पर से प्रवाहित करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है और 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनती है। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कर सकते हैं फेलिंग अभिकर्मक के द्वारा, शिफ अभिकर्मक के द्वारा, टोलेन अभिकर्मक के द्वारा। शिफ अभिकर्मक डाले 1 बूंद तो एल्डिहाइड का रंग गुलाबी हो जाता है, कीटोन गुलाबी नहीं होता। ठीक है। और जो एल्कीन है, एल्कीन का टेस्ट अपन क्षारीय KMnO4 से कर सकते हैं। क्षारीय KMnO4 जो होता है वो गुलाबी कलर का होता है, अगर एल्कीन में डालेंगे तो उसका गुलाबी कलर लेस हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अब बात आती है ऑक्सीकरण में भी अपन ने बताया 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो, लास्ट उत्पाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया वही अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, जो पूरा ऑक्सीकरण करते हैं। लेकिन अंतर क्या बताया, 1 डिग्री एल्कोहल में जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कीटोन में जितने कार्बन होते हैं उससे 1 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और 3 डिग्री एल्कोहल में जितने कार्बन होते हैं उससे 2 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये हो गई ऑक्सीकरण की। तीसरी आती है एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण में अपन ने बताया एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। लेकिन ध्यान रखना, एस्ट्रीकरण में जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है और 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है, ये तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं। लेकिन जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, तुरंत अभिक्रिया। 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं लगभग 5 मिनट में अभिक्रिया करते हैं, और जो 3 डिग्री होते हैं वो लगभग 30 मिनट में या काफ़ी देर बाद अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो जो तुरंत अभिक्रिया कर ले वो 1 डिग्री एल्कोहल, जो थोड़ी देर बाद अभिक्रिया करे वो 2 डिग्री एल्कोहल, और जो लगभग काफ़ी देर बाद या 30 मिनट में अभिक्रिया करे वो कहलाएंगे भैया 3 डिग्री एल्कोहल। चौथा आता है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में अपन यदि देखें तो ल्यूकास एल्कोहल में देखो, ये मैंने एल्कोहल का सूत्र लिख दिया, ये एल्कोहल का सूत्र है। यहाँ तीनों पे H लगाएंगे तो 1 डिग्री, 2 H और 1 एल्किल समूह लगाएंगे तब भी 1 डिग्री, 2 एल्किल समूह लगा देंगे मेथिल मेथिल तो 2 डिग्री बन जाएगा, और तीनों पर 3 एल्किल समूह जोड़ देंगे तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो ये कोई सा भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। लिख देता हूँ, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी, और ये मैंने तीनों संयोजकता खाली छोड़ दी। इसकी अभिक्रिया HCl, निर्जल, निर्जल का मतलब शुष्क होता है जिसमें पानी नहीं हो, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl से कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, और देखो भैया क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। कैसा अपक्षेप आता है? दूधिया अपक्षेप। कैसा आता है भैया? दूधिया अपक्षेप। एल्किल क्लोराइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एल्किल क्लोराइड। ये एल्किल क्लोराइड है। अब आप देखो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड बनेगा, 2 से 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड, और 3 है तो 3 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना, जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं और ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 1 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, तुरंत अभिक्रिया, और ये लगभग 5 मिनट में, और ये लगभग 30 मिनट में, जस्ट उसका अपोजिट। तो जो तुरंत दूधिया अपक्षेप देता है वो 3 डिग्री एल्कोहल, जो थोड़ी देर बाद देता है वो 2 डिग्री, और जो काफ़ी देर बाद दूधिया अपक्षेप देता है वो 1 डिग्री एल्कोहल होता है।
ये ल्यूकास परीक्षण है। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को अपन ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ये हो गया भैया एल्कोहलों में अंतर करने की 4 विधियाँ। अब आती है विक्टर मेयर विधि, जो 2 नंबर का सवाल आता है कि एल्कोहलों में अंतर करने की विक्टर मेयर विधि लिखिए। तो यहाँ तक कोई परेशानी हो तो वो बताओ। अब आती है अपनी विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि लिख देता हूँ मैं, यहाँ तक लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भैया, आप देखो लास्ट अभिक्रिया आती है विक्टर मेयर विधि, जो तीनों डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ये पहला स्टेप देखो, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये मैंने लिख दिया 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले जो इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी वो कराई जाएगी P, इसमें ले लो P प्लस I2। क्या ले लो? P प्लस I2। मैंने ये पहले भी बता दी, P प्लस I2 का मतलब PI3 होता है, P प्लस Cl2 का मतलब PCl3 होता है और P प्लस Br2 का मतलब PBr3 होता है। इन्हें अभिक्रिया में ताज़ा बनाया जाता है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। तो इसकी अभिक्रिया भी देख लो, P प्लस I2 और इसकी अभिक्रिया भी P प्लस I2। P प्लस I2 से कराते हैं। तो अपन ने पहले भी बताया, चाहे अभिक्रिया एल्कोहल की हो चाहे अम्ल की हो, OH हट जाता है और Cl जुड़ जाता है। PCl3 से कराओ चाहे PCl5 से कराओ। एल्कोहलों की PCl5 के साथ अभिक्रिया में अपन ने बताया था OH हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, और वहाँ पर लिखवाया भी था कि P प्लस Cl2 आ जा, P प्लस I2 आ जा, चाहे P प्लस Br2 आ जा। P प्लस Cl2 का मतलब PCl3 होता है, P प्लस Br2 का मतलब PBr3 और P प्लस I2 का मतलब PI3। इन्हें अभिक्रिया में ताज़ा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो OH समूह है अपना, OH समूह, ये इसमें से OH समूह, इसमें से OH समूह और इसमें से OH समूह हट जाएगा और क्या आ जाएगा अपना RCH2 और I है तो I आ जाएगा, RCH, R और OH की जगह क्या आ जाएगा I। यहाँ पे भी RC, R और यहाँ पर I, आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड। ठीक है। अब ये देखो दूसरा, फिर देखो अब दूसरी बार में जो अभिक्रिया कराएंगे वो देखिए। अब इसकी अभिक्रिया अपन AgNO2 से कराएंगे, AgNO2, AgNO2 और AgNO2। ध्यान रखना 3 परख नली लेंगे, तीनों परख नलियों में एक में 1 डिग्री एल्कोहल है, दूसरे में 2 डिग्री, तीसरे में 3 डिग्री, लेकिन उन पर आपन ने लेवल नहीं लगा रखे हैं। कौन सी परख नली में कौन सा एल्कोहल है ये आपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों परख नलियों में P प्लस I2 की मात्रा मिलाएंगे, तीनों परख नलियों में आयोडाइड बन जाएगा। मिलाने के बाद में फिर तीनों परख नलियों में क्या मिलाएंगे? AgNO2 मिलाएंगे। तो देखो जब AgNO2 मिलाते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है भैया, वो देख लो, RCH2 और देखो ये जो I है ये AgI वहाँ निकल जाएगा। क्या वहाँ निकल जाएगा? AgI वहाँ निकल जाएगा। तो इस I के स्थान पर मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NO2। इसी प्रकार यहाँ पर भी I के स्थान पर आ जाएगा NO2। इससे पता रहेगा अपन ने क्या जोड़ा है, NO2। इसी प्रकार यहाँ पर देखो RC, R और ये NO2। येलो कलर से इसलिए लिखा है, ये भी मैंने येलो से है तो ये आ जाएगा। तो देखिए भैया ये तो निकल गया, इसमें से ये निकल गया और इसमें से ये निकल गया।
अब आप देखो, अब इसकी अभिक्रिया NO2 है, तो यहाँ पर देखो अब इसकी अभिक्रिया तीसरे नंबर पर नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है जिससे कोई प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो HNO2 से कराते हैं, तो HNO2 को अपन कैसे लिखेंगे, इधर H2 है तो इधर O आएगा, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। HNO2 को अपन तोड़कर ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक ही है। अगर एक है तो OH को पहले लिखेंगे, OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तीसरी बात अपन इसकी करें तो यहाँ अपन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HNO2 से अभिक्रिया वही करेगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसलिए मैंने यहाँ O को लिखा ताकि H2O बाहर निकल जाए। यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने इसको पलट कर लिख दिया ताकि H2O बाहर निकल जाए। इधर भी H2O निकल जाए और इधर भी। और यहाँ भैया अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए मैंने मिलाकर लिख दिया। तो इसका मतलब है एक 3 परख नली में से एक परख नली ऐसी होगी जिसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी और वो 3 डिग्री अल्कोहल की होगी। अब आ जाओ, ये अभिक्रिया हो गई, तो अब उत्पाद बनेगा RCH2 हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड NO2, ये देखो हट जाएगा। यहाँ क्या बचा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के बाद में क्या है, N सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ आ जाओ, RCR सिंगल बॉन्ड NO2। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो यहाँ सिंगल लगाओ, N डबल बॉन्ड O, ये N डबल बॉन्ड O। यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं। इसे अपन नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल, और इसे अपन छदम नाइट्रोल कहते हैं, छदम नाइट्रोल कहते हैं। अब लास्ट स्टेप आती है भैया कि इसमें क्या मिलाया जाए, इसमें क्षार मिलाया जाए, NaOH। इसमें भी NaOH मिलाएंगे चारों में, क्योंकि चारों में मिलाएंगे जो चीज़, इसमें भी NaOH मिलाएंगे। अब जब NaOH मिलाते हैं तो क्या होता है भैया कि इससे तो आता है लाल रंग, कैसा रंग, लाल रंग आता है। इससे आता है नीला रंग, और इससे कोई रंग नहीं आता, ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। ये जो लाल रंग आता है वो क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है यहाँ पर, और ये जो लाल रंग आता है वो आता है RCNO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ONE, इसका लाल रंग आता है, इसका लाल रंग आता है। तो देखो 3 परख नलियों में अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लिया था। तीनों डिग्री अल्कोहलों में अपन ने एक परख नली में सबसे पहले अपन ने P+I2 डाला तीनों में। उसके बाद अपन ने AgNO2 डाला। तीसरी बार अपन ने HNO2 डाला, तीसरी बार अपन ने HNO2 डाला, और चौथी बार अपन ने NaOH तीनों में डाला। पहले P+I2, दूसरी बार AgNO2, तीसरी बार नाइट्रस अम्ल और चौथी बार NaOH, तीनों परख नलियों में। तो अपन क्या देखेंगे कि एक परख नली में लाल रंग आ जाता है, दूसरी में नीला आ जाता है और तीसरी में कोई कलर नहीं आ जाता है। जिसमें लाल रंग आए वो 1 डिग्री, जिसमें नीला आए वो 2 डिग्री और जिसमें कोई कलर नहीं आता वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, और इसे अपन कहते हैं विक्टर मेयर विधि। इसी के साथ अल्कोहलों की समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट होती हैं और अल्कोहलों में अंतर करने की 5 विधियां भी कंप्लीट होती है। कल अपन अल्कोहलों का अंतः परिवर्तन और अल्कोहलों के कुछ भौतिक गुणधर्म या विशिष्ट गुणधर्म के बारे में आपको बताएंगे।